हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल सारांश एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सीटी से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ये प्रश्न चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से संबंधित हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विद्यालय के सामाजिक वातावरण का अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, समाज के लोगों का विद्यालय में आना जाना। अब इसके बारे में जानते हैं। तो वातावरण का अर्थ पर्यावरण अर्थात चारों ओर घेरने वाला सामाजिक वातावरण। इससे विद्यालय में समाज के लोगों का आना जाना रहता है, जिससे बालकों का सामाजिक अंत संबंध स्थापित होता है, जो उसके समाजीकरण में सहायक सिद्ध होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि मौलिकता का गुण किस प्रकार के बालकों में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, सृजनशील बालकों में। और इसके बारे में जानते हैं। तो अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। इस प्रकार के बालकों का दृष्टिकोण सामान्य व्यक्तियों से अलग होता है और उनमें मौलिकता के दर्शन होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, त्रुटियां अधिक करना। अब इसके बारे में जानते हैं। तो मंद बुद्धि बालक वे होते हैं जिनके मस्तिष्क और बुद्धि इतने कम विकसित होते हैं कि उनकी मानसिकता क्षमता कम हो जाती है। ऐसे बालक त्रुटियां अधिक करते हैं, जटिल परिस्थितियों को समझ नहीं पाते हैं और कार्य कारण संबंध नहीं समझ पाते हैं और उनकी बुद्धि उपलब्धि 80 से 89 होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि कैली महोदय द्वारा बुद्धि को जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वह है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत शैली कैली महोदय ने दिया था। इनके अनुसार बालक कई प्रकार के कौशल में निपुण होते हैं। इनमें सामाजिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, यांत्रिक योग्यता आदि होती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भाषा विकास के क्रम में अंतिम सोपान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। और इसके बारे में समझ लेते हैं। तो भाषा विकास एक प्रक्रिया है। यह बालक के रोने चिल्लाने से शुरू होकर भाषा की बेहतर समझ तक होती है। यह भाषा विकास की पूर्ण व्यवस्था है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की शिक्षक को मुख्यतः आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, बालक की बुद्धि उपलब्धि की गणना करने में। अब इसके बारे में जानते हैं। तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाया जाता है। बालक की बुद्धि के स्तर की गणना करने में शिक्षा मनोविज्ञान की समझ होना आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक टर्नर ने बुद्धि उपलब्धि ज्ञात करने की विधि बताई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यदि हम आयु वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन जानना चाहते हैं तो अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, शारीरिक विकास का। और इसके बारे में समझ लेते हैं। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत व्यक्ति के बाह्य एवं आंतरिक अवयवों का विकास शामिल है। अतः आयु वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन को जानना चाहते हैं तो शारीरिक विकास का अध्ययन करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि वह स्वाभाविक प्रवृत्ति जिसके माध्यम से बालक दूसरों के व्यवहार, विचार, भाव, गति, कार्य एवं अन्य क्रियाओं को देखकर स्वयं भी ठीक उसी प्रकार के नकल करने लगते हैं कहलाती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, अनुकरण। अनुकरण के बारे में समझते हैं। तो अनुकरण का अर्थ है दूसरों के व्यवहार, विचार, भाव, गति एवं अन्य क्रिया को देखकर वैसे विचार, व्यवहार एवं गति को प्रदर्शित करना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या एक शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, शिशु की परिपक्वता का 3/4 भाग विकसित हो जाना।
अब इसके बारे में जानते हैं। तो जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशव अवस्था कहलाता है और इस समय बालक में सीखने की प्रक्रिया तीव्र होती है, आत्म प्रेम की भावना प्रबल होती है एवं शारीरिक आवश्यकता हेतु दूसरे पर निर्भरता होती है, परंतु शिशु की परिपक्वता का 3/4 का भाग विकसित नहीं हो पाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक एक परिस्थिति में उसकी अंत क्रिया के परिणाम के रूप में व्यवहार का एक नवीन प्रतिरूप अर्जित करता है, तो कुछ अंश तक स्थिरोन्मुख रहता है तथा उसका सामान्य व्यवहार प्रतिमान को प्रभावित करता है, कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, अधिगम। अब अधिगम के बारे में जानते हैं। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो यह ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है तथा इसके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है या इसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, अर्थात बालक एक परिस्थिति में उसके अंत क्रिया के परिणाम के रूप में व्यवहार का एक नवीन प्रतिरूप अर्जित करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि जब कोई विद्यार्थी उद्दीपन तथा अनुक्रिया को किसी एक व्यवस्था एवं परिस्थिति में अपने पूर्व ज्ञान के अभाव में बार बार दोहराकर उद्दीपक और तथा अनुक्रिया के संबंध सुदृढ़ करने का प्रयास करता है, तो इस प्रकार का अधिगम कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, संकेत अधिगम। अब संकेत अधिगम के बारे में जानते हैं। तो संकेत अधिगम का अर्थ होता है संकेत के माध्यम से सीखना। जब बालक किसी चीज़ को बार बार दोहरा कर अभ्यास करके सीखता है तो संकेत अधिगम कहलाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को आसपास के वातावरण, संग्रहालय, प्रसिद्ध इमारतों तथा अन्य उपयोगिक स्थानों को देखने के अवसर दिए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, शिक्षार्थियों में प्रत्यक्षीकरण का विकास होता है। अब इनके बारे में समझ लेते हैं। तो यदि किसी बालक में अपने पूर्व के अनुभव पर आधारित वर्तमान प्रत्यय अपेक्षाकृत उच्च प्रकार की सोच को जोड़कर दिया जाए तो बालक को प्रत्याशात्मक चिंतन का विकास होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है किसी बालक में प्रत्याशात्मक चिंतन का विकास तब होता है जब वह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, पूर्व अनुभव पर आधारित वर्तमान प्रत्यय को जोड़ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि यह सिद्धांत है कि संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चालित स्नायु मंडल की सहानुभूतिक क्रिया प्रणाली को आपातकालिकताओं के लिए तैयार करती है, किसके नाम से साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, केनन। अब इनके बारे में जानते हैं। संवेग का अर्थ उत्तेजित होना, अर्थात व्यक्ति रोजाना की जिंदगी में सुख दुख भय आदि का अनुभव उत्तेजनावश करता है। इसी कड़ी में केनन ने यहाँ कहा कि संवेग तथा उससे कड़ी जुड़ी हुई स्वतः चालित स्नायु मंडल की सहानुभूति क्रिया प्रणाली को आपातकाल के लिए तैयार किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि नैतिक विकास की 2 अवस्था का अर्थात नैतिक वास्तविकता तथा नैतिक सापेक्षता का जनक कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, कोहलबर्ग। अब इनके बारे में जानते हैं। तो नैतिक विकास में बालक को 2 अवस्थाओं से गुजरना होता है, नैतिक वास्तविकता और नैतिक सापेक्षा, जिसे जीन पियाजे ने भी दिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। अब इसके बारे में जानते हैं। तो समन्वित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का ज्ञान, चिंतन एवं तर्क अन्य से बेहतर होता है। इस स्थिति में व्यक्ति अन्य लोगों पर ज़्यादा प्रभाव डाल पाता है और ऐसा व्यक्तित्व व्यक्ति में तब आता है जब ज्ञान, चिंतन एवं क्रिया में बेहतर तालमेल हो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का एक आग्रह है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर
1 मातृभाषा में शिक्षा। अब इसके बारे में जान रहे हैं। तो यह ऐसी शिक्षा पद्धति है जिसमें बालक को लिखना सिखाने में आंखें, कान एवं हाथ तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया जाता है। इसमें भाषा शिक्षा पर जोर है और इस पद्धति का उद्देश्य मातृभाषा में शिक्षा का है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि समाज में विद्यार्थियों की किस प्रकार की भागीदारी वांछनीय है, आपका विचार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4 परस्पर सहयोग की आकांक्षा। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो सामाजिकरण बालक को एक सामाजिक प्राणी बनाता है जिससे व्यक्तित्व में संयोग की भावना, समाज के प्रति संवेदनशीलता का विकास होता है और समाज के अंतःक्रिया के कारण बालक में परस्पर सहयोग की भावना जागृत होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3 बाल केंद्रित हो। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। तो आज की शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है। इसमें प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है। इससे समाज के हर तबके का विकास संभव होगा, तब जाकर शिक्षा सार्थक होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण जरूरी होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4 वैधता, विश्वसनीयता और व्यावहारिकता। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। तो आज की शिक्षा पद्धति बाल केंद्रीय, इसमें प्रत्येक बालक की ओर से अलग से ध्यान दिया जाता है। इससे समाज के हर तबके का विकास संभव होगा, तब जाकर शिक्षा सार्थक होगा। और परीक्षा का अर्थ होता है बालक के ज्ञान को परखना। इसके लिए आवश्यक है कि परीक्षा की बेहतर विधि हो ताकि सही मूल्यांकन संभव हो सके। इसके लिए परीक्षा योजना में व्यावहारिकता हो, विश्वसनीयता हो और प्रणाली वैध हो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि शिक्षा के प्रेरणा के सिद्धांत का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4 प्रेरणा विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करती है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। प्रेरणा अर्थात कार्य के प्रति उत्साह की, और यह तब आती है जब विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि हो और दूसरा व्यक्ति तब प्रेरित होता है जब उसमें प्रोत्साहन और आकांक्षा हो, अर्थात रुचि प्रेरणा से आती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भाषण योजना में इसके निम्न पदों को किस क्रम में प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2 तैयारी, समाजीकरण, तुलना तथा प्रस्तुतिकरण। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। तो भाषण मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषण के दौरान कुछ पूर्वनिर्धारित योजना बनाती है ताकि इसे प्रस्तुत करते समय त्रुटि की संभावना कम हो। सबसे पहले इसकी तैयारी हो, समाजीकरण हो, तुलना हो और आखिरी में इसे प्रस्तुत किया जाए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक संदर्भ में किसी विशिष्ट समूह की सक्रियता का संप्रेषक नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2 वह अपने समूह को अपने व्यक्तिगत अनुभव से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि शिक्षक को सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक क्यों होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2 जिससे वह समाज की धरोहर को जीवित रख सके। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो समाज के कुछ अपने मूल्य होते हैं जिन्हें सामाजिकरण के माध्यम से बालक को सिखाया जाता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में विद्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है और यह अगर शिक्षक को समाज के मूल्यों का पता है और वह जागरूक है तो वह मूल्यों को बालक तक पहुंचाता है एवं समाज की धरोहर को जीवित रखता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि समाज में आजकल जातिवाद का बोलबाला है, इसको हतोत्साहित करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2 लोगों से मिलकर इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो आजकल समाज में जातिवाद हावी है और यह विश्व समाज को छिन्न भिन्न कर रही है। इसे हतोत्साहित करने के लिए पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता है।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत की तीसरी अवस्था किस नैतिक चिंतन पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो कोहल वर्ग ने चरित्र निर्माण एवं नैतिकता विकास की 3 अवस्था बताई है, जिसमें तीसरी अवस्था आत्म-अंगीकृत नैतिक मूल्यों स्तर पर है, जिसमें वह बताया जाता है कि नैतिक विकास में अच्छे आपसी व्यवहार महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि राधा अपनी कक्षा में लड़कों को पढ़ने तथा खेलने हेतु हमेशा प्रेरित करती है, जबकि लड़कियों को उनके माँ के साथ गृह कार्य करने में मदद करने में सुझाव देती है, यह प्रदर्शित कर रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, लैंगिक पूर्वाग्रह को। अब इसके बारे में जानते हैं। तो सामान्यतः पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता के कारण लैंगिकता भेदभाव दिखाई देता है। जब व्यक्ति में किसी जाति वर्ग के बारे में धारणा बनी जो सच्चाई से दूर हो रूढ़ी है और उसी रुचियों के आधार पर हम कार्य करें, यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।